Good afternoon, everyone. Let us start another very important topic of class 12th, chapter 2nd, sexual reproduction in flowering plants. हमने लास्ट टाइम किया था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, और जहाँ पर आप यहाँ डायग्राम देख रहे हैं कि हमने एक माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का प्रोसेस दिया है, जहाँ माइक्रोस्पोर्स डेवलप होते हैं वो माइक्रोस्पोर मदर सेल से, और किस फॉर्म में होते हैं, बेसिकली टेट्राड फॉर्म में, एंड दीज आर हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स. नाउ जैसे जैसे अब लेट अस अंडरस्टैंड दिस स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन किस तरह से बनते हैं. नाउ दीज स्ट्रक्चर्स जो यहाँ हमने ड्रॉ किए हैं, दीज आर माइक्रोस्पोर्स और टेट्राड फॉर्म में हैं. अभी ये अलग नहीं हुए हैं, पर अलग कब होंगे, जब ये एंथर जो है, बेसिकली एंथर फुली मैच्योर होना शुरू हो जाएगा. मैच्योर होगा और ड्राई होगा. जब एंथर मैच्योर और ड्राई होगा तो इसकी जो माइक्रोस्पोर मदर सेल की वॉल है, दीज वॉल्स ब्रेक डाउन, ये टूटेंगी. और जैसे ही टूटेंगी, इंडिविजुअल माइक्रोस्पोर्स कम आउट एंड सेपरेट. ये इस तरह से सेपरेट हो जाएंगे. नाउ दीज आर, मैं इसको अभी भी माइक्रोस्पोर ही कहूँगा, पोलन ग्रेन नहीं कहूँगा, क्योंकि पोलन ग्रेन की अभी डेवलपमेंट होनी है. इसके अंदर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो हमें चाहिए, वो हम आगे बात करेंगे. अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पोलन ग्रेन बनता फिर किस तरह से है, माइक्रोस्पोर पोलन ग्रेन में कैसे बदलेगा. क्योंकि कई बुक्स में ये लिखा होता है माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन, और कई बार हम कंफ्यूज रहते हैं कि माइक्रोस्पोर्स आर आल्सो नोन एज पोलन ग्रेन्स. नो डाउट दे आर ऑलमोस्ट सिमिलर, बट पोलन ग्रेन इज समथिंग एल्स. माइक्रोस्पोर में ऐसा कहूंगा, इट इज समवट इमेच्योर पोलन ग्रेन. अब ये पोलन ग्रेन कैसे बनेगा, अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि किस तरह से वे बनेगा. देखिए, हम एक माइक्रोस्पोर को उठाते हैं यहाँ से, और यहाँ हम ले लेते हैं इसको. और अगर हम इसको देखें तो इसके पास इट इज़, जब ये पोलन ग्रेन में डेवलप होना शुरू होगा, और ये सारा काम पोलन सैक के अंदर ही हो रहा है, इट इज़ ए डबल वॉल्ड स्ट्रक्चर. सबसे पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये एक डबल वॉल्ड स्ट्रक्चर है. ये जो डबल वॉल्ड स्ट्रक्चर है, दिस डबल वॉल इज नोन एज, दिस प्रोटेक्टिव कवरिंग इज नोन एज, मैं यहाँ 7 पे पॉइंट्स लिख देता हूँ, दिस इज नोन एज स्पोरोडर्म. नाउ दिस स्पोरोडर्म कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर्स. अगर आप देखें तो यहाँ हमें 2 लेयर्स दिखाई दे रही हैं. ये जो आपको ब्राउन कलर में आउटर लेयर दिखाई दे रही है, विच इज स्पाइनी, रफ, इट इज नॉट स्मूथ. स्पाइनी है, रफ है, एंड इट इज नॉट कंटिन्यूअस. इट इज़ थिन एट सर्टन एरियाज. आप देखिए, मैं जैसे जैसे ड्रॉ कर रहा हूँ डायग्राम में, इसीलिए करता हूँ कि ताकि पहले से डायग्राम अगर ड्रॉ की होगी तो कई बार जो भी देख रहा है या समझ रहा है इस टॉपिक को, उसे ये नहीं पता लगता कि डायग्राम ड्रॉ किस तरह से करनी है. तो इसीलिए साथ साथ ये ड्रॉ की जा रही है. अगर आप देखें तो यहाँ स्पाइनी स्ट्रक्चर है, और कई जगह पे ये एक जो बाहर वाली लेयर है, ये थिन है, एब्सेंट नहीं है. ये याद रखिएगा, मैं फिर से रिपीट करूंगा, दिस लेयर इज थिन एट सर्टन एरियाज, नॉट एब्सेंट, नॉट एब्सेंट. तो ये चीज़ याद रखिएगा. ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, बड़ी बार पूछा जाता है कि जर्म पोल इज द रीजन वेयर द एक्साइन इज. क्वेश्चन फिर से मैं कहूंगा, जर्म पोल इज द रीजन वेयर द एक्साइन इज. ऑप्शंस आर थिन, thick and uniform, uniform or absent. So remember, it is not absent, it is not uniform, it is not thick and uniform, it is thin at certain areas. तो कभी भी आप ये गलती मत कीजिएगा कि it is absent. Understood? तो ये ध्यान में आपने रखना है. तो ये भी क्वेश्चन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाता है. अगर आप यहाँ देखें तो ये जो सबसे बाहर वाली लेयर है जो ब्राउन कलर में है, इट इज़ एक्साइन लेयर. तो चलिए हम इसको साथ साथ लेबल भी कर देते हैं, स्पाइनी है. अब उसके साथ साथ एक्साइन जो है, ये किसकी बनी होती है, पहले हम एक्साइन की बात कर लेते हैं. और एक्साइन जो है, इट इज फॉर्म्ड ऑफ ए वेरी टफ, रेजिस्टेंट, नॉन बायोग्रेडेबल सब्सटेंस. टफ, रेजिस्टेंट, नॉन बायोडिग्रेडेबल substance, degradable
सब्सटेंस, और वो क्या है? इट इज़ नोन एज स्पोरोपोलेनिन, जो इसको बहुत ही, एक तो वायबिलिटी में भी हेल्प करता है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है किसी भी हायर टेम्परेचर का या केमिकल्स का इसके ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ता। तो ये एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इसके ऊपर किसी भी तरह के केमिकल्स का, एल्कलीज का, एसिड्स का या टेम्परेचर का किसी भी तरह का कोई असर नहीं पड़ता। तो इसीलिए ये रेजिस्टेंट माना जाता है, मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल विच इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल, एंड इट इज़ स्पोरोपोलेनिन, जो ये एग्जाइन बनाता है। लेकिन ये थिन होता है, मैंने जैसे पहले कहा, इट इज़ थिन एट सर्टन एरियाज, और ये थिन जो एरियाज है, दीज एरियाज आर नोन एज जर्म पोर्स। ये जर्म पोर्स बड़े ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब हम जर्म पोर की बात कर रहे हैं। अगर हम जर्म पोर की बात करें तो जर्म पोर क्या है? अगर हम, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर, अगर हम जर्म पोर्स की बात करें तो जर्म पोर्स मोनोकॉट्स में भी है, आप जानते हैं मोनोकॉट्स में भी हैं, और डाइकॉट्स में भी होते हैं। लेकिन कितने? देखिए, अगर आप यहां देखें तो आपको कितने जर्म पोर दिखाई दे रहे हैं? नंबर 1 इज दिस जर्म पोर, जहां हमने लेबल किया है, नंबर 2 इज दिस वन, एंड नंबर 3 इज दिस वन। अगर किसी भी पोलन ग्रेन में 3 जर्म पोर्स दिखाई दे रहे हैं, इट इज इन डाइकॉट्स, और इसीलिए इसे कहा जाएगा ट्राइकॉल्पेट। It is tricolpate. Dicots are tricolpate. Tricolpate means pollen grains having 3 germ pores. और जब हम बात करते हैं मोनोकॉट्स की, तो मोनोकॉट्स में क्या है? दे आर मोनोकॉल्पेट। मोनोकॉल्पेट मीन्स आप समझ ही गए होंगे कि मोनोकॉल्पेट का मतलब है हैविंग ओनली 1 germ pore। तो देखिए, ये पॉइंट्स आपको समझने की ज़रूरत है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट एक एमसीक्यू है। उसके बाद कई बार एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ, थोड़ा सा ऊपर चले जाते हैं, यहाँ खाली जगह भी है। जब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की एंटेमोफिलस फ्लावर्स की, एंटेमोफिलस फ्लावर्स कौन से होते हैं भाई? इंसेक्ट पॉलिनेटिंग फ्लावर्स। और ये जो इंसेक्ट पॉलिनेटिंग फ्लावर्स है, इनमें एक्साइन जो होती है, एक्साइन इज कवर्ड ओवर बाय सर्टन स्पेशल कवरिंग्स और स्पेशल स्टिकी कवरिंग। और वो स्पेशल स्टिकिंग कवरिंग क्या है? इट इज नोन एज पोलन किट। ये पोलन किट है, और ये कहाँ देखी जाती है? बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है, बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल आपने देखा होगा हिबिस्कस में। हिबिस्कस में जैसे आप उसके पोलन्स को ब्रश करेंगे या आपके स्किन के साथ टच होते हैं, दे गेट स्टिक टू योर स्किन। द रीजन इज दे हैव एक्स्ट्रा कवरिंग ओवर एक्साइन, दैट इज नोन एज पोलन किट। और ये भी आप जानते हैं कि पोलन किट टेपिटम लेयर बनाने में बहुत हेल्प करती है, ये हमने फंक्शंस में भी पढ़ा है। तो ये तो बात आ गई कि जर्म पोर्स की, और कुछ टर्म्स की जो हमने यहाँ पढ़ी, यूनिकॉल्पेट एंड मोनोकॉल्पेट एंड ट्राइकॉल्पेट। याद रखना है कि मोनोकॉल्पेट जो है वो मोनोकॉट्स में है, और डाइकॉट्स में ट्राइकॉल्पेट, यानी 3 जर्म पोर्स है। उसके बाद हम बात करते हैं इनर लेयर की, और इनर लेयर जो यहाँ पिंक कलर में दिखाई दी गई है, दिस वन इज इंटाइन। ये अंदर वाली लेयर है। ये अंदर वाली लेयर जस्ट एक आप कह सकते हैं कि एक थिन मेम्ब्रेन है, और ये जो मेम्ब्रेन है इंटाइन, ये किसकी बनी है? ये बहुत ही एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट मटेरियल की है, विच इज़ सेलुलोज। चलिए मैं लिख देता हूँ यहाँ, ये किसकी बनी है। मैं इसको थोड़ा सा नीचे एरो ले जाता हूँ। एरो लेकर अगर बात करें तो ये बनी है सेलुलोज एंड पेक्टिन की।
तो देखिए ये इसकी बनी है और ये क्या बनाती है अल्टीमेटली हम पढ़ेंगे आगे, पोलन ट्यूब फॉर्मेशन। पोलन ट्यूब फॉर्मेशन उसमें मदद करती है और इसी की बनती है पोलन ट्यूब। और सारा जो भी अंदर मटेरियल होता है उसको लेकर जाती है टू द स्टिग्मा और द रिसेप्टिव पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। अब उसके बाद एक और चीज़ मैं बता दूं कि नेचुरली पोलन ट्यूब जब निकलेगी तो वो कहाँ से निकलेगी, ये जर्म पोर से। इट्स इज ए पैसेज जो बेसिकली पोलन ट्यूब को बाहर निकलने में मदद करती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखनी है। अब इसका मतलब ये हुआ कि अब इसके अंदर क्या है, अब इसके अंदर और क्या स्ट्रक्चर्स हैं जो यहाँ पोलन ग्रेन्स के अंदर अभी बने हुए हैं, पड़े होते हैं। देयर इज प्रेजेंस ऑफ ए न्यूक्लियस। अभी ये यूनिन्यूक्लिएट स्ट्रक्चर है, देखिए यूनिन्यूक्लियस है, एक ही न्यूक्लियस है। और ऐसा नहीं है, साइटोप्लाज्म जो है इसका डेंस होता है और इसके ऊपर यहाँ पर देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ ए वैक्यूल ऑल्सो। तो चलिए इसको भी लेबल कर देते हैं, वैक्यूल भी बनता है। तो आप देखिए अगर पोलन ग्रेन, अगर यहाँ आप देख रहे हैं तो पोलन ग्रेन जो है फुली फॉर्म हो चुका है। अब पोलन ग्रेन की डेफिनेशन क्या होगी फिर भाई, व्हाट वुड बी द डेफिनेशन ऑफ द पोलन ग्रेन? अगर आपको कोई ये पूछ लेता है व्हाट इज पोलन ग्रेन, तो क्या होगा, इट इज ए यूनिन्यूक्लिएट। देखिए यूनिन्यूक्लिएट है ना, हैप्लॉइड, हैप्लॉइड है, ये भी याद है हमें, ठीक है। हैप्लॉइड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर formed from microspore mother cells by meiosis, and this is known as pollen grain. And the study of the pollen grains, ये भी याद रखिए, study of pollen grains and its development is known as, we all know, is known as palynology। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपको याद रखनी है। और अब जो हम आगे पढ़ने वाले हैं पोलन ग्रेन्स के बारे में, अब बेसिकली पोलन ग्रेन्स अभी भी ये एंथर के अंदर ही है, अभी भी ये हिस्सा जो है वो एंथर के अंदर ही है, एंथर लोब के अंदर ही है, अभी इसने बाहर निकलना है। डेhiscence ऑफ एंथर अभी हमने पढ़ना है। अब ये किस स्टेज पे बाहर आएगा, 2 सेल्ड पे आएगा, 3 सेल्ड पे आएगा, किस पे आएगा, ये तो समय ही बताएगा जब हम इस लेक्चर को लेंगे। तो होप आपने इसको अच्छे तरीके से समझा होगा कि किस तरह से एक पोलन ग्रेन डेवलप होता है, किस तरह से माइक्रोस्पोर जो है वो पोलन ग्रेन में बदल जाते हैं, किस तरह का ये स्ट्रक्चर है। अब ये कैसे आगे डेवलप होगा, कौन सी प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट करेगा, पोस्ट पॉलिनेशन क्या होगा, तो ये सारी चीज़ें हम याद रखें। और एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, पोलन ग्रेन्स आर, मैं कहाँ लिखूँ, यहाँ लिख देता हूँ लास्ट में, दीज आर मेल गैमेटोफाइट्स, दीज आर नोन एज मेल गैमेटोफाइट्स। याद रखिएगा, दीज आर नॉट मेल गैमेट्स, दीज आर मेल गैमेटोफाइट्स, यानी दोनों में फर्क है, मेल गैमेट और मेल गैमेटोफाइट दोनों में फर्क है। मेल गैमेटोफाइट एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसके जो बाद में मेल गैमेट प्रोड्यूस करेगा, तो ये याद रखिएगा, इट इज नॉट मेल गैमेट। अंडरस्टूड? थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर में हम लेंगे दैट डेवलपमेंट।